नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोनिया गांधी को शेरनी कहा, बताया कि वे डरती नहीं। खुद सोनिया गांधी ने भी यही बात कही। कांग्रेस का हर नेता कह रहा है कि सरकार फटाफट जांच कराए और अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे की दलाली लेने वालों का पर्दाफाश करे। लेकिन मामला अकेला हेलीकॉप्टर सौदे का नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस है, रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदे हैं, कोयला खानों का आवंटन है, पी चिदम्बरम, वीरभद्र सिंह आदि नेताओं के मामले हैं। मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी चौतरफा गिरते दिख रहे हैं। उधर अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी की मांग करके अलग धड़कन बढ़ाई है। सचमुच सोनिया गांधी और उनका परिवार इस समय विकट निज संकट में है। समझ आया होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कमान वाली भाजपा एकदम अलग है। वाजपेयी आडवाणी के वक्त वाला परस्पर सद्भाव संभव नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा, चुनाव सभा और टीवी बहस में सोनिया गांधी अहमद पटेल पर जैसे हमले हुए, उनसे शक की सुई उन पर फिक्स कर दी गई है। इनसे जनता में जो धारणा या परसेप्शन बना है या बनेगा, उसका कांग्रेस क्या हल निकालेगी। अगस्ता में इटली की हाईकोर्ट का यह पुष्ट निष्कर्ष है कि भारत में दलाली दी गई। कोई 360 करोड़ रुपए की दलाली बटी। अपने आप में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। उस नाते जांच किधर भी मुड़े, दो गवाह भी आ गए तो जवाब क्या होगा? आम जनता में उनसे क्या मैसेज बनेगा? बोफोर्स में सिर्फ हल्ला था, फिर भी कांग्रेस को भारी सियासी नुकसान हुआ। इस दफा रिश्वत की हकीकत तो प्रमाणित है। इसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल जिस तरफ बहस ले जा रहे हैं, उससे सोनिया गांधी के लिए खतरे की घंटी चौतरफा है। तभी सवाल है कि सोनिया गांधी इस सियासी सुनामी के आगे अपने आप को कैसे तैयार कर रही होगी। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। अगला एक महीना बीजेपी के रहनुमाओं के लिए काफी अहम होने वाला है। अगले महीने के दूसरे हफ्ते में बीजेपी की कौमी काउंसिल का इजलास होने वाला है। पार्टी सदर अमित शाह के सदर के ओहदे पर मुहर लगाने के लिए हुई कौमी काउंसिल की मीटिंग के बाद ये पहला इजलास है। कहा जा रहा है कि उससे पहले वो अपनी टीम में रद्दोबदल करेंगे। आइंदा साल होने वाले उत्तर प्रदेश समेत 7 सूबों के अहम इंतखाबात के लिहाज से कुछ नए ओहदेदारान बनाए जाएंगे और कौमी मजलिस आमला में भी तब्दीली होगी। माहिरीन ज़राए के मुताबिक जून के पहले हफ्ते तक तंजीम में रद्दोबदल होना है। तंजीम में तब्दीली से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी टीम में रद्दोबदल कर सकते हैं। हुकूमत में तब्दीली को लेकर दो तरह की बहस है। एक बहस ये है कि 26 मई को हुकूमत की दूसरी सालगिरह से पहले ही नए वुज़रा को हलफ दिला दिए जाएंगे और कुछ वुज़रा को हुकूमत से अलग कर दिया जाएगा ताकि अमित शाह उन्हें अपनी तंजीम में ले सकें। लेकिन कुछ माहिरीन ज़राए का ये भी कहना है कि सालगिरह के बाद हुकूमत में तब्दीली होगी। दरअसल 19 मई को 5 सूबों के इंतखाबी नताइज जाने वाले हैं और 21 मई को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ईरान के दौरे पर जा रहे हैं। वहाँ से लौटने पर हुकूमत के 2 साल के जश्न की तैयारी बामे उरूज पर होगी। इन सब के बीच काबीना में रद्दबदल थोड़ा हड़बड़ी वाला हो जाएगा। हालांकि पार्टी के अराकीन ने पार्लियामेंट को नताइज के दिन दिल्ली में रहने को कहा गया है, इसलिए सभी की धड़कनें बढ़ी हुई है। ऐवान ज़ेरी में कांग्रेस पार्टी की हालत काफी बुरी है। पार्टी के पास न सीनियर रहनुमा है, न तर्जुमान है और न हिमायती है। इसलिए एक के बाद एक इजलास में कांग्रेस ऐवान ज़ेरी में पिट रही है। अगस्ता वेस्टलैंड मुआहदे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया, लेकिन हिंदी में वो अपनी बात सही से कह नहीं पाए। कांग्रेस के माहिरीन ज़राए का कहना है कि बीच मियाद के दौरान ऐवान ज़ेरी में तो कांग्रेस की तादाद नहीं बढ़ सकती है और न ऐवान बाला की तरह अच्छे तर्जुमान को लाया जा सकता है। इसलिए उससे हिमायती जमातों की जरूरत है जो हुकूमत के खिलाफ उसकी मदद करें। इंतखाबी मजबूरी में कांग्रेस ने ऐवान ज़ेरी की 3 सबसे बड़ी जमातें अन्ना डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल को हरीफ बनाया है। इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस के तमाम सीनियर और अच्छे तर्जुमान ऐवान बाला में हैं। ऐवान ज़ेरी में कांग्रेस के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनका मन कर्नाटक के वजीर आला की कुर्सी में अटका है। डिप्टी रहनुमा कैप्टन अमरिंदर सिंह को बनाया गया था, जो पंजाब में पार्टी को इंतखाब लड़ाने चले गए हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि ऐवान ज़ेरी में पार्टी की कमान नजर ही नहीं आती है। चीफ व्हीप के नाते ले देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भागदौड़ करते रहते हैं। तभी कांग्रेस के रहनुमाओं का मानना है कि आइंदा 3 साल अगर बीजेपी को जवाब देना है तो ऐवान ज़ेरी में एक दबंग डिप्टी रहनुमा बनाना होगा और कुछ बीजेपी मुखालिफ जमातों के साथ ताउन बढ़ाना होगा ताकि ऐवान में हुकूमत को घेरा जा सके।
उत्तर प्रदेश में इस साल एवाने बाला की 11 सीटें खाली हो रही है। इसमें से 7 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट मिलेगी और कांग्रेस और बीजेपी को एक सीट से ही काम चलाना होगा। सपा को छोड़कर बाकी तीनों जमातों को उम्मीदवारों के नाम तय है। माना जा रहा है कि बीएसपी से सतीश चंद्र मिश्र और अम्बेठ राजन फिर से एवाने बाला में आएंगे। सतीश मिश्र मायावती के सबसे करीबी मुशीर हैं, तो राजन पार्टी के खजांची हैं। इसी तरह बीजेपी की टिकट पर मुख्तार अब्बास नकवी का फिर से मुंतखब हो जाना तय है। कांग्रेस की तरफ से भी रिटायर हो रहे सतीश शर्मा के नाम पर रजामंदी बन चुकी है। हालांकि उन्हें जीतने के लिए 4 वोट का जुगाड़ करना होगा। आरएलडी, पीस पार्टी या आजाद अराकीन असेंबली की मदद से वो जीतेंगे। असली जोड़ तोड़ समाजवादी पार्टी में है। उसकी 7 सीटों के लिए मुल्क भर के लोग लॉबिंग में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि मीडिया के कई सीनियर और चैनल मालिक अपने जुगाड़ में हैं। सपा से रुकन पार्लियामेंट रहे और मुलायम सिंह के दिल में रहने वाले अमर सिंह को भी एवाने बाला में भेजे जाने की बहस है। यह खबर भी है कि मशहूर फिल्म अदाकारा और साबिक रुकन पार्लियामेंट जया प्रदा को एवाने बाला में भेजा जा सकता है। गवर्नर राम नाईक ने जिन नामों को कानून साज काउंसिल में नामजद करने से मना कर दिया था, उनमें से भी कुछ नाम एवाने बाला में जा सकते हैं। अब आज की सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कई रोज से चल रहे तनाज़े को अपनी तरफ से खत्म करते हुए बीजेपी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की डिग्री पेश की। पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के सदर अमित शाह और मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने मोदी की बीए और एमए की डिग्री पेश की। इस डिग्री के मुताबिक वजीर आजम ने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास किया है। डिग्री के साथ साथ पार्टी ने उनकी मार्कशीट भी पेश की है। वो 3rd डिवीजन से बीए पास हुए हैं। इसके बाद उन्होंने 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए पास किया है। डिग्री के मुताबिक मोदी ने बाहरी तलबा के तौर पर 1st डिवीजन से एमए पास किया है। गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एमएन पटेल ने पहले ही इस डिग्री के बारे में मंजर आम आकर बयान दे दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्री पेश करते हुए बीजेपी सदर अमित शाह और मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। अमित शाह ने वजीर आजम की डिग्री फर्जी होने के इल्जामात को खारिज करते हुए कहा कि उनकी डिग्री के बारे में केजरीवाल ने जगह जगह झूठ बोला और इसके लिए उन्हें मंजर आम आकर माफी मांगनी चाहिए। जेटली ने केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कहा कि बेहतर हुकूमत की बजाय सनसनी की सियासत कर रहे हैं और उन्होंने पब्लिकली डिबेट का लेवल गिरा दिया है। जेटली ने कहा कि केजरीवाल ने मोदी पर झूठे इल्जामात आयद करके दुनिया के सामने मुल्क की बेइज्जती की है। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती है कि वजीर आजम की तालीमी अहलियत बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी है। दोनों रहनुमाओं ने ये भी पूछा कि किस इत्तिला की बुनियाद पर केजरीवाल ने मोदी की डिग्री पर सवाल उठाया था। दोनों रहनुमाओं ने कांग्रेस और जेडीयू पर भी निशाना साधा। हालांकि जेडीयू रहनुमा और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि डिग्री की सियासत में उनका यकीन नहीं है। डिग्री बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मामला है। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी की डिग्री पेश किए जाने की कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि बीजेपी की तरफ से पेश की गई डिग्रियां फर्जी है। आपके रहनुमा आशुतोष ने कहा कि दोनों डिग्रियों में नाम अलग अलग लिखे हुए हैं, जबकि नाम बदलने के लिए कानूनी अमल होता है। उन्होंने डिग्रियों में कमी निकालते हुए कहा कि मार्कशीट 1977 की है, जबकि डिग्री में 1978 लिखा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्कशीट में नाम नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी है, लेकिन डिग्री में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा है। आशुतोष ने इल्जाम आयद किया कि अमित शाह और अरुण जेटली ने वजीर आजम को बचाने के लिए ये काम किया है। उन्होंने एक बार फिर ये दोहराया कि पीएम का कम पढ़ा लिखा होना कोई कमी नहीं है, लेकिन डिग्री में फर्जीवाड़ा करना एक गुनाह है। आपने एमए में एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम के सब्जेक्ट की पढ़ाई पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने इल्जामात को खारिज करते हुए कहा कि इस नाम से सब्जेक्ट है और जो बाहर के तालिब इल्म एक सब्जेक्ट में एमए करते हैं उनकी डिग्री में ऐसा लिखा जाता है। अराकीन असेंबली की खरीद फरोख्त को लेकर हुए स्टिंग ऑपरेशन के मामले में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला हरीश रावत आज पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन की सीडी में खुद मौजूद होने की बात मानी है। सिलसिले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने आज उनको तलब किया था, लेकिन वो आज पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर में हाजिर नहीं हुए। उनके मीडिया मुशीर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रावत ने दिल्ली आने जाने के लिए तैयारे की टिकट बुक कराई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस प्रोग्राम को रद्द कर दिया। उन्होंने बताया कि अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक कल रावत को अपनी हुकूमत की अक्सरियत साबित करनी है और उससे पहले आज लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास होने वाला था, इसलिए वो तफ्तीश के लिए दिल्ली नहीं गए।
उत्तराखंड में कल होने वाले ताकत के मुजाहरे में कांग्रेस के 9 बागी अराकीन असेंबली हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अदालत उज़्मा ने उनकी तरफ से दायर अर्जी खारिज कर दी है। इससे पहले आज दिन में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी बागी अराकीन असेंबली की अर्जी खारिज की थी। बागी अराकीन असेंबली ने स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल की तरफ से नाअहल ठहराए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। हाईकोर्ट ने हफ्ते को इस अर्जी पर समाअत पूरी कर ली थी और फैसला महफूज रखा था। आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और बागी अराकीन असेंबली को राहत नहीं दी। इसके बाद बागी अराकीन असेंबली अदालत उज़्मा पहुंचे, लेकिन अदालत उज़्मा से भी उन्हें राहत नहीं मिली। अदालत उज़्मा ने पहले ही बागी अराकीन असेंबली को वोट डालने से मना कर दिया था। इस फैसले से कांग्रेस क़यादत को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। मनमोहन सरकार भ्रष्टाचार की बदनामियों से बर्बाद हुई। उसी से जनता में ऐसा भारी गुस्सा बना कि कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। मगर तब सोनिया गांधी बदनामी के घेरे में नहीं थी। आज पूरा हाईकमान बदनामी के दायरे में है और सत्ता से बाहर है। तभी निज तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा पर संकट भारी है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद बदउनवानी का एक हैरान करने वाला और दिलचस्प पहलू ये है कि कांग्रेस बैकफुट पर नहीं है। सीधे पार्टी आलाकमान यानी सोनिया गांधी और उनके सियासी मुशीर अहमद पटेल पर इल्जाम आयद हुए हैं, लेकिन पार्टी दिफा की बजाय हमलावर है। कांग्रेस के रहनुमा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बार बार चैलेंज दे रहे हैं कि आप इख्तदार में हैं, आप तफ्तीश कराइए और मुलजमीन को सजा दीजिए। कांग्रेस का ये चैलेंज इस बात का इशारा है कि कुछ न कुछ ऐसा है जिससे कांग्रेस रहनुमाओं को यकीन है कि हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी। ये इस बात से भी जाहिर हुआ है कि वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर ने 4 मई को ऐवान बाला में और 6 मई को ऐवान ज़ेरी में इस मसले पर जवाब दिया। दावा किया जा रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। इस बात की इतनी हाइप बनी थी कि खुद सोनिया गांधी ने कहा कि वो हर खुलासे का खैर मकदम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि पर्रिकर ने कुछ खुलासा करने की बजाय कहा कि मुल्क जानना चाहता है कि रिश्वत किसने ली। तभी साबिक मरकजी वजीर अरुण शौरी ने उनके इस बयान पर कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बहरहाल वजीर दिफा ने कहा हुआ है कि वो इस मसले को बफर जैसा नहीं बनने देंगे, यानी हुकूमत इसमें तफ्तीश कराएगी और किसी नतीजे पर पहुंचेगी। नतीजा ये है कि जब रिश्वत देना साबित हो चुका है तो रिश्वत लेना भी साबित हो और लेने वाले के नाम मंजर आम करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। लेकिन सवाल है कि क्या हिंदुस्तान हुकूमत और इसकी तफ्तीशी एजेंसियां मामले को इस मुकाम तक ले जाएंगी। ये सवाल इसलिए उठा है कि हिंदुस्तान की तफ्तीशी एजेंसियों की तारीख रही है कि वो आजाद व शफाफ तफ्तीश नहीं करती है। दूसरा, ये मामला तफ्तीश शुरू होने से पहले ही सियासी रंग में रंग चुका है, इसलिए कोई भी काम सियासी नफा नुकसान को ध्यान में रखकर किया जाएगा। हिंदुस्तान में न बदउनवानी का मामला नया है और न बदउनवानी में फंसे रहनुमाओं की जीत हार नई है। इसलिए बीजेपी और मरकजी हुकूमत कोई काम ऐसा नहीं होने देगी जिससे कांग्रेस और नेहरू गांधी खानदान के तई हमदर्दी पैदा हो। 1977 में मोरारजी देसाई की हुकूमत ने जयप्रकाश नारायण के मशवरे की अनदेखी करके इंदिरा गांधी के खिलाफ कार्रवाई की थी और उसका नतीजा ये निकला कि उनके तई मुल्क भर में हमदर्दी पैदा हो गई और 2.5 साल के बाद ही वो इक़्तिदार में वापस आ गई। कांग्रेस में इस तरह की हमदर्दी के इम्कानात देखे जा रहे हैं। तभी पार्टी के रहनुमा ने उत्तराखंड के बहाने 6 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहरा किया और ऐवान की तरफ मार्च किया। इसके जरिए मुल्क की आवाम को पैगाम दिया गया कि हुकूमत कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रही है। दूसरी जानिब हुकूमत ये सोच बनवाने में लगी है कि पूरी कांग्रेस पार्टी बदउनवान है। वाज़ेह है, यूपीए हुकूमत की बदउनवानी के हल्ले ने ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मुल्क में नरेंद्र मोदी के नाम की हवा बनाई थी। अगर कांग्रेस के बदउनवान होने की बात का हल्ला चलता रहता है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। लेकिन कांग्रेस के रहनुमा मान रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बदउनवानी के मसले पर भले ही नरेंद्र मोदी इख्तिदार में आए हैं, लेकिन आइंदा इंतखाबात उनको अपनी कामयाबियों पर लड़ना होगा। तभी कांग्रेस ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। नए सबूत आने के बाद क्या होगा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी कांग्रेस बैकफुट पर नहीं आ रही है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सोनिया गांधी के संकट पर चर्चा करेंगे। जनता में राजनीतिक विचार वही बनता है जो दिलो दिमाग में छोटी छोटी धारणा के नाते बैठा हुआ होता है। तभी नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में इटली में रिश्तेदार, इटली की कोर्ट का हवाला दिया। इसलिए सोनिया गांधी को चिंता होगी कि लोगों में उनको लेकर जो राय बनवाई जा रही है उसको वे कैसे काटे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव है। संजीव जी,
एक तरफ भाजपा मोदी सरकार और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, इस दोनों की घेरेबंदी में सोनिया गांधी और कांग्रेस हाईकमान क्या बुरी तरह फंस नहीं गए? किस तरह इनके संकट को आप देखते हैं? देखिए, जो अब तक हम देखते थे कि प्रदेशों में होता है, करुणानिधि बनाम जयललिता, जगन रेड्डी बनाम चंद्रबाबू नायडू या मुलायम सिंह बनाम मायावती, की किसी भी सीमा तक जाते थे, लेकिन वहां भी हमने देखा कि फाइनली जाके कुछ सीमाएं तय हो गई थी हर राज्य में, क्योंकि हर 5 साल में बदल जाते थे। लेकिन दिल्ली में जो इस बार हो रहा है, राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के पाले बने, इस तरह की रेखाएं खींचे और इतना मतलब व्यक्तिगत द्वेष की भावना से राजनीति हो रही है दोनों तरफ से। हमने जब मोदी जी विपक्ष में थे तब देखते थे कांग्रेस क्या जिस तरह का उनकी तरफ रवैया रहता था, लेकिन ये सरकार जब से आई है ये शायद ज्यादा सुनियोजित ढंग से, ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से, उनका जैसे पॉलिटिकल एम है, जो नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो कांग्रेस मुक्त से ज्यादा कहीं ना कहीं जो इस समय बीजेपी की थिंक टैंक है उसका विचार गांधी परिवार मुक्त भारत से अधिक है। तो बड़ा संकट है। और अरविंद केजरीवाल तो देखिए, अरविंद केजरीवाल तो दोनों को निशाना बना रहा है। वो तो कह रहा है ये दोनों सिक्के के तो पहलू है। उसका लक्ष्य तो इस समय पंजाब का चुनाव है, वो अलग है, तो वो एक अलग खेल खेल रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी जितना कुछ है उसमें लीडरशिप के स्तर पर भले अहमद पटेल हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या कांग्रेस कार्य समिति के नेता, ये सब किस तरह की मनोदशा में होंगे और क्या सोच रहे होंगे? ये किस तरह संकट को झेल रहे होंगे? देखिए, कांग्रेस तो जब से 44 सांसदों पे आई है और जो उसकी गद बनी है 2014 के चुनावों में, उसके बाद से एक दिमागी, वैचारिक, राजनीतिक दिवालियापन की पार्टी स्वयं को वापस सुनियोजित करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से वापस खड़ी कैसे हो, इतना बड़ा राष्ट्रीय दल, और वो किस तरह से मतलब नहीं, वो तो खड़े होने गायब सा हो रहा है। नहीं, और वो अपने बीच बीच में करते हैं, लेकिन कोई एक संगठित प्रयास नहीं दिखता। और अगर प्रयास संगठित हो भी रहा है तो उसका नतीजा कोई संगठित ऑर्गेनाइज सा नहीं दिख रहा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसियों का भी विश्वास जम नहीं पा रहा। सोनिया गांधी निशाने पर है, प्रियंका गांधी इसलिए निशाने पे क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा निशाने पे है हर जगह। तो कांग्रेस को इस समय एक अलग सी नेतृत्व विहीनता है इस वक्त नहीं, लेकिन कांग्रेस में क्या ये आत्मविश्वास नहीं कि ये जितना दबाव बनेगा उतनी सहानुभूति बनेगी, या वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता? कांग्रेस में भी तो कुछ तो सोचा जा रहा होगा। कांग्रेस में अंदरूनी सोच की बात है तो 2-3 जैसे एसोसिएटेड जर्नल वाला केस है, यंग इंडिया वाला, नेशनल हेराल्ड वाला, उसमें तो कांग्रेस का नेतृत्व काफी इस बात से विश्वस्त है कि हाँ, 1-2 ऐसे बिंदु हैं जिसमें हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्यों कोई प्रॉफिट नहीं लिया गया है, अल्टीमेटली कोई मुनाफा नहीं लिया गया है। और इतने बड़े बड़े कानूनविद हैं उनको, चिदम्बरम से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, कि उनको विश्वास है कानूनी लड़ाई में हम ये जीत जाएंगे यंग इंडिया के मुद्दे पे। ऑगस्टा वेस्टलैंड वाला जो किस्सा चल रहा है उसमें ज्यादा कानूनी लड़ाई से ज्यादा जो उनको राजनीतिक हानि पहुंच रही है, और लगातार, और जिस तरह से मनोहर पर्रिकर का बयान आया कि बोफोर्स में हम जो नहीं कर पाए वो अगस्ता वेस्टलैंड में करके दिखा देंगे, और पैसा आया ही है, वो कहां गया है, एपी जैसा नाम उसके अंदर बीच में आता है, तो वो उनके लिए इस समय ज्यादा संकट है। लेकिन घूम फिर के हर चीज से निपट जाए पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसकी पॉलिटिकल फॉर्च्यून सही दिशा में बढ़ रहे हो, वो चूंकि नहीं दिख रहे, वहां पे चूंकि एक वैक्यूम दिख रहा है। और तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना भी बोल देंगे शेरनी है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन 18 साल जो व्यक्ति कांग्रेस के इतिहास में कोई इतने लंबे समय अध्यक्ष नहीं रहा, सबको मालूम है। लेकिन ये तो जाता हुआ युग है, और जो आता है युग है राहुल गांधी का, उसमें लोगों का विश्वास नहीं जम रहा। वो पुरानी जितनी कांग्रेस की थिंक टैंक है वरिष्ठ नेताओं की, उसमें राहुल गांधी का विश्वास नहीं है, उनका राहुल में नहीं है। तो कांग्रेस एक बहुत ही दिशाहीन तरीके से अभी भी स्ट्रैटेजाइज कर रही है। देश में जो हम देखते आए, अनलेस की भविष्य की राजनीति बिल्कुल विगत की राजनीति से अलग हो, सहानुभूति तो मिलती है। और अगर सोनिया गांधी इत्यादि जेल में जाते हैं तो उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को तो नहीं मिल सकता, चाहे आप एक बार गांधी परिवार मुक्त भारत बना दें, लेकिन कांग्रेस में फिर उसका कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। वहां पे जरूर घायल शेरनी या घायल शेर या घायल बाघ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। मुझे भी लगता नहीं है कि नहीं, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी मुझे ज्यादा ये लगती है कि इनको इतना कॉर्नर करके रखो, इनको इतना उलझा के रखो अपने मसलों में, और जनता की नजर में इनको इतना डिस्क्रेडिट करके रखो कि कम से कम एक प्रमुख राष्ट्रीय विकल्प की तो वो मतलब वो विध्वस्त करके रख दे,
और क्षेत्रीय दलों से निपटते रहेंगे जैसे जैसे 2019 आएगा। नहीं नहीं, लेकिन आपने जो एक वाक्य बीच में कहा कि मनोहर पर्रिकर ने भी कहा कि इसको हम बोफर्स जैसा नहीं होने देंगे, और इसको लेकर जो है उसमें तो ये कॉर्नर रखने वाली बात फिर नहीं बनती है। नहीं नहीं नहीं, फिर तो ये कि बहुत आर पार वाली लड़ाई हो रही है। मुझे नहीं लगता कि मनोहर पर्रिकर का स्टेटमेंट इतना सुनियोजित होगा। हाँ। वो तो देखिए ताब में आके कही हुई बात भी हो सकती है, और एक ये भी हो सकता है कि बोफोर्स को हम लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं ले पे आ पाए, इसको लेके आएंगे। इस देश में जिस तरह की कानून व्यवस्था है, जहां चीफ जस्टिस आंसू बहाते हैं कि जज नहीं है और काम नहीं, तो वहां पे आप जिस भी स्थिति में हो, सोनिया गांधी या राहुल गांधी या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को एक केसेस निपटा के और जेल में पहुंचा पाए अगले 3 साल में, इतना आसान भी नहीं है, प्रयास जितना भी हो। मेरे ख्याल से फिर भी प्रयास ज्यादा यही होगा, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छी तरह राजनीति समझते हैं। तो खुद पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि भाई आप मुझे किसी भी और चीज के लिए ब्लेम करिए, लेकिन पॉलिटिक्स में तो मैं मास्टर हूं ना। तो वो भी जानते हैं कि लाभ इनको जेल से बाहर रख के इनकी बखिया उधेड़ने में ज्यादा है, न कि जेल में बंद करके इनके लिए कोई सहानुभूति पैदा करने में। उस नाते फिर ये माना जाए कि कांग्रेस में भी एक भरोसा है या एक अंत परिणाम को लेकर निश्चिंतता, इसलिए घबराहट नहीं होगी। कांग्रेस में जो भरोसा है वो तो उसी तरह से है कि आईसीयू में जो पेशेंट होता है उसके भी आसपास अटेंडेंट्स और पेशेंट को कहीं ना कहीं कोई उम्मीद होती है कि मैं किसी तरह से यहां से निकल के फिर जनरल वार्ड में और फिर घर चले जाऊंगा, लेकिन ज्यादातर वहां से रास्ता दूसरी तरफ जाता है। तो कांग्रेस की स्थिति तो वो है। तो कांग्रेस तो वैसे भगवान भरोसे चल रही है जी, और वही मतलब उसमें कोई न तो उनकी तरफ से तैयारी है न घबराहट है, जो है घबराहट मतलब, है। हाँ, घबराहट है। हाँ। तैयारी भी ऐसी है अधकचरी सी, मतलब कोई सुनियोजित, क्योंकि कांग्रेस में प्राण ही नहीं है इस समय। उनको ये लगता ही नहीं है कि उनकी वापसी हो रही है। तो जो पिटी हुई सेना होती है, पिटी हुई सेना के सेनापति और पिटी हुई सेना के सिपाहीसलार, वैसी दशा है कांग्रेस की। जी संजीव जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।